Hello, dear students. In today's lecture, we will study some important topics of the plant growth and development, and those topics are growth is measurable, phases of growth, growth rates, and conditions of growth. ये सब टॉपिक्स को हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे और एनसीईआरटी के एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे. सो लेट्स बिगिन. इससे पहले का पोर्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ग्रोथ इज मेजरेबल. तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें, है ना, तो जैसे ये अगर यहाँ पे देखें, एक सेल है आपका, यहाँ पे आपका सेल का साइज दिखा रहा है इतना है, और यही सेल, है ना, बाद में चल करके मान लेते हैं कि आपका इतना बड़ा हो गया, साइज जो है बढ़ गई. तो ये साइज क्यों बढ़ी? ये ना सेल ग्रोथ आपका यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि आपका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे इंक्रीज हो गया. बट प्रोटोप्लाज्म कैसे मेजर करेंगे? ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. प्रोटोप्लाज्म को हम लोग मेजर आसानी से कर नहीं सकते. हम मान लेते हैं कि प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में, है ना, कितने बिलियंस एंड बिलियंस सेल्स हैं मिल करके आपका एक प्लांट जो है छोटे से फिर बड़ा होता है. तो क्या हर एक प्लांट के सेल्स को आप साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म मेजर करने जाएंगे? है ना, नहीं कर पाएंगे. तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. तो फिर कुछ एक ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, प्लांट का ग्रोथ जो है हुआ है. तो जैसे वो कौन कौन सा पैरामीटर्स हो सकता है जो कि हम मेजर करके प्लांट इनडायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है. तो आगे कह रहा है, सिंस इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली. है ना, डायरेक्टली जो है कोई भी इसके प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली मेजर करना जो है एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है. वन जनरली मेजर्स सम क्वांटिटी. वन का मतलब है यहाँ पे जो मेजर कर रहा है. जैसे आप अगर मेजर करने जाओगे तो यहाँ पे वन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई साइंटिस्ट मेजर करने जा रहा है या कोई बॉटनिस्ट मेजर करने जा रहा है. तो वन का मतलब वहाँ पे वो बॉटनिस्ट के बारे में बात हो रही है ना. तो कह रहा है, वन जनरली measures some quantity which is more or less proportional to it. है ना, तो वो उस क्वांटिटी को मेजर करेगा और वो ग्रोथ के प्रोपोर्शनेट होता है, प्रोपोर्शनल होता है. कि अगर ये इतना बड़ा हुआ तो स्वाभाविक है ग्रोथ भी उसी जो है अनुपात में बढ़ता है. इस रेशियो में कोई पैरामीटर्स बढ़ रहा है. अब वो पैरामीटर्स क्या है? कह रहा है, ग्रोथ इज देयर फोर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स. वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स हम लोग ग्रोथ को मेजर करते हैं, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट. फ्रेश वेट मेजर कर सकते हैं, है ना. डायरेक्ट उसका फ्रेश वेट जो है आप देखें कि कितना है बिना ड्राई किए हुए, है ना. इनिशियल वेट आप करें और फिर उसके बाद मान लेते हैं कुछ टाइम इंटरवल के बाद, 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, जितना भी आप टाइम के बाद मेजर करना चाहते हैं, फिर से उसका फ्रेश वेट मेजर कर लें और आप बता सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम मान लीजिए प्लांट है और ये इसका इनिशियल जो है स्टार्टिंग में हम मेजर किए तो वेट था 50 ग्राम, और टाइम टी के बाद अगर हम इसी का फ्रेश वेट मेजर कर रहे हैं तो ये हमको मिल रहा है 100 ग्राम. तो हम कह सकते हैं कि टाइम टी इंटरवल के बाद, है ना, 100% इनका इंक्रीज हो गया. 50 था फिर से 50 बढ़ गया तो ये 100 ग्राम हो गया. उसी तरह से इसको कोई भी प्लांट के पार्ट को जिसको मेजर करना चाहते हैं या पूरे प्लांट को मेजर करना चाहते हैं तो उसको ड्राई करके हम, है ना, मेजर कर सकते हैं. ड्राई वेट का मतलब हुआ यहाँ पे वाटर, है ना, सुखा के उसको
ड्राई कर दिया जाए ताकि उसमें पानी का मात्रा जो है एकदम से खत्म हो जाए। उस केस में इसको बोलते हैं ड्राई वेट। लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई प्लांट का पार्ट है या इवन प्लांट ही है, इनिशियली में वो मान लेते हैं 1 मीटर था और कुछ दिन के बाद वो 5 मीटर हो गया। उसी तरीके से एरिया, मान लीजिए लीफ है, लीफ का एरिया मान लेते हैं कि पहले जो है लीफ, है ना, एक छोटा सा लीफ था और ये कुछ दिन के बाद, है ना, ये लीफ का साइज जो है आपका बड़ा हो गया। तो एरिया, सरफेस एरिया मेजर करके हम बता सकते हैं कि लीफ का ग्रोथ कितना हुआ। वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि स्टेम का थिकनेस मेजर करना चाह रहे हैं, या, है ना, पहले इनिशियली में ये सपोज दैट ये पार्ट है समथिंग, वॉल्यूम यहाँ पे समथिंग ऐसे मेजर कर सकते हैं। ये मान लीजिए सिलेंडर टाइप का कुछ है, यहाँ पे हम इसका एरिया मेजर करेंगे, है ना। और ये सपोज दैट ये पार्ट, इसकी हम अगर हम लेंथ उससे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। उसी तरीके से सेल नंबर, है ना, सेल का नंबर जो है हम काउंट कर सकते हैं कि पहले कितना था और बाद में कितना है। तो ये सब पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए। You may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour, है ना। कह रहा है कि अगर हम एक सिंगल मेज का रूट अपिकल मेरिस्टेम लें और 1 घंटा के बाद हम उसको फिर मेजर करें तो उसका नंबर जो है वो, जैसे यहाँ पे, है ना, आपका रूट टिप है, यहाँ पे रूट कैप है आपका, और रूट कैप के नीचे जो है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन होते हैं, है ना। उसमें से आप एक सेल को अगर हम देखें कि, है ना, वो कितना डिवाइड करके 1 घंटे में कितना सेल्स बनाता है, तो वो ये देखा गया है कि ये अराउंड 17,500 न्यू सेल्स, है ना, ये सिंगल सेल से आपका, है ना, इतने सारे सेल्स बना देते हैं, न्यू सेल्स। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर, है ना। यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है वो सेल नंबर जो इंक्रीज होने से देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया हुआ है, whereas cells in a watermelon may increase in size by up to 3,50,000 times। अगर वाटरमेलन में अगर हम सेल का साइज का इंक्रीजमेंट देखें तो वाटरमेलन का मान लेते हैं साइज आपका स्टार्टिंग में इतना बड़ा था वाटरमेलन का, है ना। और इसका जब हम कुछ दिन के बाद या मैच्योरेशन के बाद की अगर हम बात करें, है ना, तो उस समय अगर हम देखें तो इसकी जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 3,50,000 टाइम्स। इतना टाइम्स आपका इंक्रीज हो रहा है वाटरमेलन का एक सिंगल सेल। ग्रोथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल साइज, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे सेल साइज इंक्रीज होकर के ग्रोथ करवा रहा है। और पहले वाले केस में पढ़े तो ग्रोथ जो हो रहा है वो सेल नंबर इंक्रीज होने से बढ़ रहा है। यहाँ पे सेल का साइज अगर, है ना, इतना छोटा था, यहाँ पर भी सेल का साइज उतना ही है ना। बट यहाँ पे इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स आपके बढ़ गए। और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे सेल का साइज ही जो है आपका, है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रोथ आपका दोनों तरीके से हो सकता है, सेल का साइज इंक्रीज करा के ग्रोथ हो किया जा सकता है, या फिर सेल का नंबर बढ़ा के ग्रोथ किया जा सकता है। यही पे यहाँ पे लिखा हुआ इन द फॉर्मर, यानी कि जो नंबर जो यहाँ पे फॉर्मर मतलब यहाँ पे जो 17,000 न्यू सेल्स बने थे, है ना, यहाँ पे इसकी बात है कि जो हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेम जो था वो 17,500 न्यू सेल्स बना दिया था पर आवर।
ये हो कह रहा है कि ये जो है आपका ग्रोथ हुआ इंक्रीज इन नंबर के वजह से। और दूसरा जो था यहाँ पे एक सेल का, है ना, वो उसका साइज जो है वो 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा था। यहाँ पे जो कह रहा है लेटर एक्सप्रेसेज ग्रोथ हैज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। तो दूसरा जो कंडीशन पड़े थे वाटरमेलन वाला, वहाँ पे ग्रोथ साइज में इंक्रीज करा के हो रहा है। while the growth of the pollen tube is measured in terms of its length। अगर हम पोलन ट्यूब की अगर बात करें, जैसे ये आपका ओवरी है, ये स्टाइल है ना, ये मान लेते हैं ये आपका ओवरी है, ये आपका स्टाइल है, ये मान लेते हैं स्टिग्मा है, और यहाँ पे मान लेते हैं पोलन ट्यूब आपका पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ना, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी जो लेंथ है वो मेजर करके बताते हैं कि कितना लंबा हुआ, है ना, पोलन ट्यूब। ये आपका मान लेते हैं पोलन ट्यूब। इसमें हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ इन द डॉर्सी वेंट्रल लीफ। कोई लीफ है तो उसकी क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, एरिया मेजर कर रहे हैं, है ना। उसमें हम लोग एरिया मेजर कर रहे हैं, सरफेस एरिया। तो लीफ में हम लोग सरफेस एरिया मेजर करके बता सकते हैं कि ग्रोथ कितना हुआ है। फेजेज ऑफ द ग्रोथ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज। तो ग्रोथ के पीरियड को हम लोग 3 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक जो है आपका फेज है, यानी कि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी। मेरिस्टेमेटिक जो है सेल्स हैं वो वहाँ पर रैपिडली डिवाइड करेंगे, और उसमें से फिर जो है कुछ सेल जो है इलोंगेशन इलोंगेट होते हैं, है ना। और फिर उसमें जा करके मैच्योरेशन आती है, फिर जा करके मैच्योरेशन जो है आती है। तो यहाँ पे, है ना, तो इस फिगर की बात करें तो कह रहा है डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, है ना। Zones A, B, C, D immediately behind the effects have elongated most। कह रहा है जो आपका A, B, C, D है ना, A और B एंड C, D यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इलोंगेशन ज्यादा हुआ, है ना। यहाँ पे यहाँ के सेल A और B और C और D का जो डिस्टेंस है वो आपका ज्यादा ज्यादा है ना, और E, F, G के बीच में जो डिस्टेंस आपका कम है। तो सेल का इलोंगेशन एक तरह से कहाँ देखने को ज्यादा मिलेगा, इस रीजन में इलोंगेशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और फिर बाद वाले पार्ट में जो है यहाँ पे मैच्योरेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे जैसे आपका ये मान लेते हैं कि सपोज दैट रेडिकल है, ये नीचे जो है आपका ग्रोथ हो रहा है, तो टिप पे तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इस फिगर की, यहाँ पे आप देखे थे ये रूट कैप था आपका, और रूट कैप के बाद ये जो आपका रीजन है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है सब थे। और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका, है ना, एक तरह से देखा जाए तो रीजन ऑफ इलोंगेशन थे, यहाँ पे जो सेल लंबा लंबा आपका हो जा रहा था, है ना, ऐसे करके सेल की जो है लेंथ में आपका इंक्रीज हो रहा था। और फिर उसके बाद यही सब सेल, है ना, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में चला जाता था, और वो सेल
डिफ्रेंशिएट होता था और अलग अलग टाइप का सेल आपका बनाता था। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में चर्चा किए। तो वही कह रहा है कि ग्रोथ का जो पीरियड है उसको मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन एंड मैचुरेशन जो है फेजेज में हम लोग बांटते हैं। और यहाँ पे फिगर में दिखाया कि ए बी सी डी जो है ना, ये जो जोन है, ए का जोन है, बी का जोन है, सी का एंड डी का जो जोन है, यहाँ पे इलोंगेशन जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे इसको ऐसे समझें कि ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। अगर आप बी और एफ की डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे कम है ना। उसी तरह बी सी में जो डिस्टेंस ज़्यादा है, सी डी में जो है डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो क्या हो रहा होगा, इलोंगेशन जो है हो रहा होगा। Let us understanding this by looking at the root tips. The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of the growth, है ना। तो रूट टिप एंड जो है शूट टिप पे जो है सेल कॉन्स्टेंटली जो है डिवाइड करते हैं, है ना। द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन द प्रोटोप्लाज्म। यहाँ का जो सेल होंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये इस फिगर में अगर बात करें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम है ये रीजन में, और इस रीजन में जो है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो यहाँ के सेल रैपिडली जो है डिवाइड डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होता है उसको बोलने हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का जो, अगर मान लेते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो मान लेते हैं ये आपका सेल है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे करके न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से मिलके जो है एक तरह से आपको प्रोटोप्लाज्म बना दिया। कह रहा है कि यहाँ पे, है ना, इसका फीचर्स याद रखना जरूरी है। सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन द प्रोटोप्लाज्म। तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन वाले जो सेल हैं, उसमें से एक सेल आप यहाँ पे अगर हम निकाल के अगर देखें तो कह रहा है इसका, है ना, रिच इन द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसमें जो है बहुत ज्यादा होगा। फिर कह रहा है पोजेज लार्ज कंस्पिकुअस न्यूक्लियाई, इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, है ना। इसमें एक कंस्पिकुअस मतलब स्पष्ट रूप से, है ना, बड़ा दिखेगा जो है आपको, है ना, स्पष्ट रूप से दिखने वाला। इनकंस्पिकुअस का मतलब होता है जो नहीं दिखता है स्पष्ट रूप से। बट यहाँ पे कह रहा है जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें एक लार्ज कंस्पिकुअस न्यूक्लियस होता है। देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरी इन नेचर। इसके जो सेल वॉल होंगे वो प्राइमरी इन नेचर होते हैं। प्राइमरी इन नेचर का मतलब, जैसे ये आपका सेल है और सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बाहर अगर हम बात करें तो लेट्स से ये, है ना, ये मान लेते हैं कि आपका सेल वॉल, ये सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल है ना। ऐसा सेल वॉल है प्राइमरी सेल वॉल। और जब यही, ये आपका मान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब जब कोई दूसरा सेल अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका परमानेंट अगर ये बन जाए, तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल तो होंगे, है ना, बट इसके अंदर में आपका देखा जाए तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है ना।
सेकेंडरी सेल वॉल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है ना। और यहाँ पे आपका प्राइमरी सेल वॉल तो है ही, प्राइमरी सेल वॉल आपका प्राइमरी सेल वॉल आपको है, बट सेकेंडरी सेल वॉल भी यहाँ पे बन जा रहा है ना। तो ये हो गया परमानेंट सेल या डिफरेंशिएटेड सेल, है ना। तो इसमें आपका सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, बट जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वहां पे प्राइमरी सेल वॉल ही है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनते हैं, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो प्राइमरी इन नेचर का मतलब आप समझ गए, है ना। प्राइमरी सेल वॉल होंगे, देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरी प्राइमरी नेचर एंड थिन होंगे, कैसा होंगे, पतला होंगे, एंड सेलुलोजिक विथ एबंडेंट प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शंस। और ये सेलुलोज का बना होगा, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। और एबंडेंट प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शंस, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ये आपको अगर हम यहाँ पे सेल दिखाएं, है ना, ये तो यहाँ पे प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा। ये यहाँ पे आपको प्लाज्मोडेजमेटा कनेक्शन दिखा रहा है। ये आपका एक एक प्लाज्मोडेजमाटा हो गया, है ना। ये इधर से इधर मटेरियल का जो है आपका एक्सचेंज होता है ना। ये आपका प्लाज्मोडेजमाटा हो गया यहाँ पे। ये प्लाज्मोडेजमाटा आपको यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा, है ना। और जब परमानेंट सेल हो जाते हैं तो वहां पे प्लाज्मोडेजमाटा कनेक्शन उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। एबंडेंट प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शंस, है ना। क्या है, एबंडेंट प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शंस। ये एक एक लाइन को थोड़ा रुक के पढ़ना है, बट एक एक, है ना, जो यहाँ पे मीनिंग है सेंटेंस का, वर्ड का, कि सेलुलोजिक बोल रहा है, तो यानी कि वहाँ पे सेलुलोज ज्यादा होंगे सेल में, सेल वॉल में। प्राइमरी इन नेचर है तो जो सेल वॉल होते हैं वो प्राइमरी सेल वॉल होंगे, थीन होंगे, है। प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शन एबंडेंट है, एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, है ना। तो ये प्लाज्मोडेजमेटा आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आगे है द सेल्स proximal just next away from the tip to the मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलंगेशन। ये तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे, है ना। जो आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके जस्ट प्रॉक्सिमल यानी कि उसके जस्ट बगल वाला, प्रॉक्सिमल मतलब जो उस, ये आपका, ये मान लेते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन है यहाँ पे। इसके जस्ट वाले जो है, बगल वाले जो है, ये सब जोन होंगे, ये इलोंगेशन वाले जोन होंगे, है ना। ये जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये वाला यहाँ मान लीजिए रूट कैप है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका
जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, या मेरिस्टेमेटिक जोन। और इसके ऊपर वाले जो सेल्स होंगे, है ना, ये आपका जोन ऑफ मेचुरेशन हो जाता है। ये हो जाता है आपका जोन ऑफ मेचुरेशन, है ना, ये वाला पोर्शन। तो इंक्रीज वैक्यूलेशन, अब कह रहा है पहले मेरिस्टेमेटिक जोन जो होते हैं वो रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलंगेशन प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, पीछे में लिखा हुआ है ना। जो इस रीजन मेरिस्टेमेटिक जोन के जो प्रॉक्सिमल में है, यहाँ पे वैक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं सेल्स में। सेल्स के अंदर जो है आपका, है ना, बड़ा बड़ा वैक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे करके। तो वही कह रहा है कि प्रोक्सिमल मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। ये जो फेज ऑफ इलोंगेशन हो गया। इंक्रीज वैक्यूलेशन, यहाँ पे वैक्यूल का साइज जो है बड़ा होने लगेंगे। सेल इनलार्जमेंट, सेल जो है लंबा लंबे होने लगेंगे इस तरह से जो है। एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्स इन दिस फेज। इन दिस फेज मतलब फेज ऑफ इलोंगेशन, है ना, फेज ऑफ इलोंगेशन में ये सारे फीचर्स है। सेल इनलार्जमेंट होंगे, वैक्यूल बड़े बड़े होने लगेंगे, न्यू सेल वाल आपका सेकेंडरी सेल वाला एक तरह से डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फेज ऑफ इलोंगेशन का। अब कह रहा है फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज द प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो फेज ऑफ इलोंगेशन का प्रॉक्सिमल, इसके बगल वाले से लाई द पोर्शन ऑफ द एक्सिस विच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैच्योरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ वाला इस पोर्शन को फेज ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। अब इसका क्या फीचर है, द सेल्स ऑफ दिस जोन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स होते हैं वो attain their maximal size in terms of wall thickening and protoplasm modification। इस सेल में जो भी सेल वॉल का थिकनेस होना होगा वो, है ना, मैक्सिमम जो है साइज जो है अटेंड कर लेता है। और इसमें जो प्रोटोप्लाज्म में कुछ मॉडिफिकेशन होना होगा, अलग 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 सेल होंगे तो अलग अलग तरह का उस प्रोटोप्लाज्म में आपका मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वो सारे मॉडिफिकेशंस आपका प्रोटोप्लाज्म में जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे, है ना, कंप्लीट होकर के देखने को मिलेगा। यहाँ किस जोन में, मैच्योरेशन जोन में। अब कह रहा है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप्स यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेज रिप्रेजेंट दिस फेज। तो एनाटोमी में जो हम लोग सारे, है ना, सेक्शंस का ट्रांसवर्स सेक्शंस जो कट करके देख रहे थे, चाहे वो रूट का हो, है ना, मोनोकॉट रूट हो, डाइकॉट रूट हो, है ना, या फिर स्टेम की अगर हम बात करें, है ना, या फिर सिंपल यहाँ पे स्टेम की बात करें, वहां पर भी समथिंग इस तरह से, है ना, जोन देखने को मिलते हैं। टिप पे मेरिस्टेम होंगे, उसके बाद फिर इलोंगेशन होंगे, उसके बाद फिर मैच्योरेशन होते हैं उसमें भी। तो जो सेक्शंस हम लोग मान लेते हैं कि ये एनाटोमी में, जो हम रूट का जो एनाटोमी ऐसे करके देख रहे थे कट करके, यहाँ पे कॉर्टेक्स सर के सब देखे थे, यहाँ पे इंडोडर्मी सर के देखे थे, फिर यहाँ पे आपका वास्कुलर जो है बंडल जो है आपका देखने को मिला था ऐसे करके। तो ये जो सेक्शंस हैं जो कट करते हैं वो कहाँ पे कट करते हैं, इस जोन में कट करते हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक जोन से जो है हम लोग सेक्शन जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो, है ना। और फिर उसका एनाटॉमी को हम लोग देखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप्स यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। जो हम लोग इवन चैप्टर में जो पढ़े थे एनाटॉमी चैप्टर में, तो वो रिप्रेजेंट दिस फेज, तो वो इसी फेज से को रिप्रेजेंट करता है, मैच्योरेशन फेज। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका आता है कि जो एनाटॉमी में हम लोग टिश्यू और का स्टडी कर रहे हैं वो किस फेज से जो है उस सेक्शन लिया जाता है।
तो वो मैचुरेशन फेज, दिस फेज का मतलब हुआ, है ना, फेज ऑफ मैचुरेशन, है ना। इस सेक्शन से जो है हम लोग सेक्शन कट करते हैं। तो ये चीजें आप समझ में आ गया होगा। अब आगे है ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ रेट्स क्या है? तो कह रहा है द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एज ग्रोथ रेट। तो इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ना, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रोथ रेट। Thus, the rate of the growth can be expressed mathematically. मान कह रहा है कि ग्रोथ रेट को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो मान लेते हैं कि आपका, जैसे प्लांट का, अगर हम लीफ की अगर हम बात करें, सपोज दैट, तो ये लीफ का साइज इतना था, और कुछ टाइम टी के बाद लीफ का साइज जो है बड़ा होगा, मान लेते हैं। तो टाइम, ये हो गया आपका इनिशियल जीरो, और ये टाइम हो गया आपका, है ना, टी के बाद, या फाइनल मान लेते हैं, है ना। तो और इसमें जो इनिशियल ग्रोथ है, तो ग्रोथ को मान लेते हैं आपका जी इनिशियल, या जीरो जीरो नहीं, इनिशियल अगर हम कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल ग्रोथ, किसी भी टाइम में जहाँ से आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो टी इनिशियल मान लेते हैं। और ग्रोथ इनिशियल यानी कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर ग्रोथ आपका मान लेते हैं टाइम टी के बाद, या फाइनल ग्रोथ, है ना, समथिंग ऐसा। तो चेंज इन ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगा? तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा? जो फाइनल ग्रोथ है टाइम टी के बाद, माइनस जो ग्रोथ है आपका इनिशियल, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको चेंज इन ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, डेल्टा जी। और टाइम की अगर हम बात करें, तो जो टाइम लगेगा मान लेते हैं डेल्टा टी, तो वो क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी आपका इनिशियल, है ना। तो ग्रोथ रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्रोथ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी बाय डेल्टा टी, है ना। पर यूनिट टाइम, जितना भी टाइम है, उस जितना ग्रोथ हुआ उस टाइम इंटरवल में, उससे अगर हम डिवाइड कर दें जो ग्रोथ, जो में डिफरेंसेज था, चेंज इन ग्रोथ अपॉन जो आपका टाइम इंटरवल था, है ना, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा ये ग्रोथ रेट निकल जाएगा, है ना। इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे है एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन वैरायटी ऑफ वे, है ना। सेल्स जो है अलग अलग तरीके से वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो कौन कौन सा है? वो है आपका, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे फिगर में ही अगर हम देख लें, ये फिगर में दो तरीके से दिखाया हुआ है, एक है अरिथमेटिक और दूसरा है जियोमेट्रिक, है ना। इस तरीके से सेल प्रोड्यूस किया जाता है। अरिथमेटिक वे में सेल का प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर जियोमेट्रिक तरीके से सेल का प्रोडक्शन या सेल का जो नंबर वो इंक्रीज होगा। तो अरिथमेटिक में क्या है कि मान लेते हैं आपका, ये यहाँ पे दो सेल है मान लेते हैं, है ना, ये दो सेल है इधर, एक ब्लू वाला है और एक लाइट ब्लू है मान लेते हैं, ये समथिंग जो है
ऐसे करके दो सेल है। अब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये जो ब्लू है, डार्क ब्लू, यहाँ पे डिनोशन किया हुआ, ये डार्क ब्लू आप यहाँ पर देखें, ये डार्क ब्लू ये कह रहा है सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन। जो थोड़ा सा डार्क ब्लू है वो वो सेल डिवाइड कर सकता है। बट जो लाइट ब्लू वाला सेल है वो कह रहा है कि लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, तो वो लूज कर देता है, जो डिवीजन की कैपेसिटी उसमें खत्म हो जाती है। तो इस डायग्राम में देखें, मान लेते हैं कि ये आपका दो सेल था, तो जो ब्लू वाला है वो मेरिस्टेमेटिक है, वो उसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी है, और जो लाइट ब्लू है वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही इनिशियली में देखा जाए तो दो सेल्स है ना, एक डिवाइड कर सकता है और एक डिवाइड नहीं कर सकता है। जो नहीं कर सकता है वो तो सेल नहीं बनाएगा, बट जो डिवाइड करेगा वो दो तरह का सेल बनाएगा, है ना। जैसे एक सेल है और ये डिवाइड किया तो दो सेल बनाए। इसमें से यही मान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ये एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा और ये परमानेंट सेल हो जाएगा, ऐसे करके। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो फिर दो सेल आपका बनाएगा, है ना। तो ये मान लेते हैं परमानेंट वन था, तो इधर परमानेंट आपका वन है और दूसरा फिर परमानेंट बन गया, और यहाँ पे फिर से एक मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाते हैं। फिर इसी तरीके से ये फिर डिवाइड करेगा, तो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएगा और दूसरा जो है वो फिर परमानेंट सेल बन जाएगा, और पहले से ऑलरेडी परमानेंट सेल आपका यहाँ पर है ना, ऐसे करके। इस तरीके से ये एक सेल परमानेंट हो जाएंगे और एक सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगा। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो इंक्रीज मिलेगा, यहाँ पे पहले था दो, फिर हुआ तीन, फिर हुआ चार, फिर हुआ पाँच, फिर हुआ छः। ये अरिथमेटिक इंक्रीज हो रहा है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे है ना दो सेल है और दोनों मेरिस्टेमेटिक है ना, दोनों मेरिस्टेमेटिक है। मान लेते हैं ये आपका मेरिस्टेमेटिक है। अब ये दो सेल बनाया, है ना, तो ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा और ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। फिर ये मान लेते हैं दो सेल बनाएगा, तो ये भी मेरिस्टेमेटिक, ये भी मेरिस्टेमेटिक। इससे भी जो दो सेल बने थे आपका, तो ये भी मान लीजिए कि आप ये मेरिस्टेमेटिक होगा और ये भी आपका मेरिस्टेमेटिक होगा। तो यहाँ पे हर सेल मेरिस्टेमेटिक हो रहा है ज्योमेट्रिक वाले केस में। तो यहाँ पे मान लेते हैं दो था, तो यहाँ पे आपका चार हो जाएगा, यहाँ पे आपका आठ हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। तो ऐसे इंक्रीज को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक, है ना, ग्रोथ या ज्योमेट्रिक जो है सेल डिवीजन आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है बी वाला फिगर में। अब यहाँ पर आप सी वाला में देखें तो ये मान लेते हैं कि आपका जायगोट है, जो डिवाइड करके दो सेल बनाया, है ना, डिवाइड करके दो सेल बनाया, जायगोट डिवाइडेड दिखा रहा है। अब यहाँ से फिर इसमें माइटोसिस होगा, है ना, और ये सारे जो सेल बना रहे हैं वो सब माइटोसिस कर करके बना रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। तो जायगोट सेल डिवाइड करके दो सेल बनाया, फिर वहां से डिवीजन हुआ तो आपका चार सेल बन गया, है ना। फिर जो है ये डिवीजन करेगा, इसके पीछे में भी फिर चार सेल जो है एक तरह से है ना, चार इधर दिख रहा है और जो है चार इसके पीछे होगा। और फिर जो है इसमें एक तरह से जो है देखा जाए तो डिवीजन हुआ, है ना। तो यहाँ पे एक सेल है, एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल ऐसे करके आपका हर सेल जो है ग्रोथ हो रहा है। ज्योमेट्रिक फेज ऑल सेल डिवाइड्स, ज्योमेट्रिक फेज में जब होंगे तो वो सारे सेल डिवाइड करेंगे, और अरिथमेटिक फेज में होते हैं तो सारे सेल डिवाइड नहीं करते हैं। तो अभी तक तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, यहाँ पे अभी ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि सारे सेल डिवीजन कर रहा है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है वो अब अरिथमेटिक फेज में आ गया।
क्योंकि कुछ सेल जो डार्क ब्लू है वो तो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती है, बट उसके बगल वाला जो सेल है वो डिवीजन में नहीं जा रहा है, सारे सेल यानी कि डिवाइड नहीं कर रहा, कुछ सेल ही जो है आपका डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से ये वाला फेज को हम बोलेंगे अरिथमेटिक फेज, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल डिवाइड कर रहा है, कुछ सेल डिवाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम सेल्स डिवाइड, है ना, एंड सम सेल्स डू नॉट डिवाइड। तो अरिथमेटिक में ये केस है, कुछ सेल डिवाइड करते हैं, कुछ सेल डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन जो ज्योमेट्रिक फेज है उसमें सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो सब डार्क ब्लू है ना, तो सारे सेल डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ सेल डिवाइड कर रहा है और कुछ सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इसे ग्रोथ हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक फेज। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अरिथमेटिक का, ए वाला जो था वो अरिथमेटिक था, बी वाला जो डायग्राम हम लोग डिस्कस किए थे वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, एंड सी में जो है स्टेट ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक फेज। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे दोनों तरह का हम लोग ग्रोथ देखते हैं, इनिशियली हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखते हैं और बाद वाले एम्ब्रियो में, है ना, अरिथमेटिक फेज हमको देखने को मिलता है। तो ये था आपका ग्रोथ रेट के बारे में, और आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ रेट के बारे में क्या दिया हुआ है। अब है ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल, ये तो हम लोग ऑलरेडी फिगर में जो है देखे थे। अब कह रहा है इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ जो हो रहा है अरिथमेटिक ग्रोथ वो माइटोटिक डिवीजन से हो रहा है। Only one daughter cell continues to divide while the other differentiate and mature. तो एक सेल आपका मान लेते हैं ये हुआ माइटोसिस होकर के दो सेल बनाया, एक तो माइटोसिस करेगा, मेरिस्टेमेटिक रहेगा, सपोज यहाँ पे पहला वाला मान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल था, अब माइटोसिस हुआ, है ना, माइटोसिस करके ग्रोथ करेगा, तो दो सेल बनाया, इसमें से एक तो मेरिस्टेमेटिक रहेगा, दूसरा आपका परमानेंट हो जाएगा, और वो मैच्योर डिफ्रेंशिएट करेगा, वो मैच्योर हो जाएगा, है ना, और ये पहला वाला मान लेते हैं ये डिवीजन में जाएगा फिर से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, उसमें से ओनली वन डाउटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, एक जो डाउटर सेल है फिर ये आपका दो सेल बनाएगा, है ना, और फिर ये मेरिस्टिक बन जाएगा और फिर ये दूसरा परमानेंट बन जाएगा, फिर एक जो है आपका डिवीजन में जाएगा, ऐसे करके और फिर ये मेरिस्टेमेटिक होगा, दूसरा परमानेंट होते चलेगा। तो ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, और दूसरा जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। हर डिवीजन में वही होगा, यहाँ पर भी माइटोसिस होगा ना, यहाँ फिर भी माइटोसिस होगा, और उसमें से एक सेल फिर मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और दूसरा वह परमानेंट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongating at a constant rate. तो रूट में जो आपका इलोंगेशन हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से होता है, वहां पे अरिथमेटिक ग्रोथ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरिथमेटिक ग्रोथ आपका कहाँ पे देखा जा रहा है, तो वहां पे रूट इलोंगेटिंग एट कांस्टेंट रेट जहाँ पर हो रहा है वहां पे अरिथमेटिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो फिगर जो है आपका 13.5 में देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम,
है ना। कोई भी ऑर्गन का जो लेंथ है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, उसको हम टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे तो हमें एक लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड, है ना। तो एक लीनियर कर्व हमको मिलता है। मैथमेटिकली जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं एल टी इजकल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये अगर ग्राफ हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ अ प्लॉट ऑफ लेंथ एल अगेंस्ट टाइम टी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर में टाइम दिखा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस एक्सिस पे लेंथ इंक्रीज होते हुए दिखा रहा है। और ये मान लेते हैं कि इनिशियली जो है कोई भी ऑर्गन का लेंथ या हाइट जो है आपका इनिशियली जो है वो यहाँ पर था, है ना। इस टाइम पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई टाइम होगा, और फिर इस टाइम पे, है ना, मान लेते हैं टाइम जो है ये आपका 1 है, तो लेंथ आपका यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे ये समथिंग ऐसे, तो यहाँ पे मान लेते हैं टाइम 2, यहाँ पे मान लेते हैं आपका लेंथ 2। ऐसे करके जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है, लेंथ भी जो है कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहा है। ये हो गया लीनियर ग्राफ। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में आपको लीनियर जो है कर्व देखने को मिलता है, लीनियर जो है कर्व देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू था, है ना, 1 2 3 4 5 6, और उसी तरीके से ये हर एक टाइम इंटरवल पे, है ना, एक फिक्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एक फिक्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इतना हुआ एक टाइम इंटरवल में, फिर उतना ही टाइम दूसरे टाइम इंटरवल में, है ना, और उतना ही दूसरे टाइम इंटरवल में और दूसरे टाइम इंटरवल में। यानी कि टी यहाँ पे अगर हम जीरो ले लें तो T1 माइनस T0 में ग्रोथ हुआ। मान लेते हैं कि ये वैल्यू था 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है 25, ये है 30, ये है 35, ये है 40। और यहाँ से 0 से 1, है ना, तो 0 से 1 जो टाइम था, या इधर मिनट में अगर हम ले लें मान लेते हैं, या आवर में ले लें, है ना, तो 0 से 1 यानी कि एक आवर में मान लीजिए 5 मीटर ग्रोथ था। फिर एक आवर, 2 से 1, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में फिर वो 5 बढ़ा तो 10 हो गया, है ना। फिर 2 से 3 यानी कि फिर 1 घंटे के इंटरवल में फिर से वो 10 से 15 हो गया। फिर 3 से 4 1 घंटा बढ़ा, तो फिर वो मान लेते हैं कि 15 से जो है आपका 20 हो जाएगा। तो हर एक बार वो 5 5 जो है ना एक कांस्टेंट रेट से मतलब बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एल टी जो होता है वो लेंथ एट टाइम टी बता रहा है। यानी कि एल टी यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो लेंथ होगा उसको एल टी बोलते हैं। और एल नॉट है वो लेंथ एट टाइम जीरो, टाइम जीरो पर जो लेंथ होगा मेजर करेंगे उसको एल जीरो बोलेंगे। और आर है जो वो ग्रोथ रेट है या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, है ना। हर एक पर यूनिट टाइम में उसका इलोंगेशन कितना हो रहा है या उसका ग्रोथ रेट बताता है आर। और पी जो है वो तो टाइम बता रहा है ना, कि कितना टाइम आप लिए। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका, ये अरिथमेटिक ग्रोथ का एक्सप्रेशन हो गया एल टी इजकल टू एल नॉट प्लस आर एन टी, है ना, आर इंटू टी। तो ये है अरिथमेटिक ग्रोथ का जो है एक्सप्रेशन, ये पूछा जाता है आपका।
और उसका जो कर्व है वो लिनियर कर्व देखने को मिलता है और उसमें कांस्टेंट ग्रोथ होता है। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है? इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, है ना। और उस फेज को बोलते हैं लैग फेज। मोस्ट सिस्टम में कोई भी, चाहे वो मान लेते हैं कि एक्वेटिक सिस्टम, टेरेस्ट्रियल, है ना, सिस्टम हो, पानी, हवा, चाहे कहीं पर भी वो कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो उसमें आपका जो है वो स्टार्टिंग वाले जो इनिशियल ग्रोथ फेज होते हैं वो स्लो होते हैं और फिर जाकर के वो पिकअप पकड़ते हैं। इनिशियली जो ग्रोथ है वो स्लो है, उसको बोलते हैं लैग फेज। एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली देयर आफ्टर, और उसके बाद फिर ये रैपिडली इंक्रीज करता है एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, ना, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, उसको बोलते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। मतलब ये ग्राफ है, तो पहले ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर एकाएक एक्सपोनेंशियल फेज में जाएगा और फिर सेचुरेशन फेज में चला जाता है। कह रहा है तो इसको जो ये एक्सपोनेंशियल रेट होता है उसको लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। वेयर बोथ द प्रोजेनी सेल्स following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so। लैग फेज हो चाहे लॉग फेज हो, वहां पे दोनों सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। बट हम समझेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो लैग फेज में इतना स्लोप इसका बहुत कम है ना। स्लोप इन द सेंस कि ये स्लोप इसका हो जाएगा, आगे इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये स्लोप हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल देखेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप आपका, है ना, इस तरीके से ऐसे देखें। स्लोप का मतलब हुआ समथिंग ऐसे, जैसे मान लेते हैं ये पहले ग्रोथ जो है ऐसे हुआ, है ना, उसके बाद फिर जो है ऐसे हो जाएंगे और फिर ऐसे होंगे। तो यहाँ पर अगर स्लोप की बात किया जाए, है ना, तो स्लोप जो है समथिंग ऐसे है, ये थीटा स्लोप हो गया। और ये अगर यहाँ पर हम देखें एक्सपोनेंशियल फेज में, तो यहाँ पे जो एंगल है ये, है ना, यहाँ पे समथिंग थीटा मान लेते हैं, ये आपका लॉग है, ये लैग है, और ये जो थीटा है वो आपका लॉग फेज वाला है। तो थीटा यहाँ पर अगर देखें, है ना, वो ज्यादा है, थीटा जो है लैग्स, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इसका जो स्लोप है वो लॉग लैग लॉग वाला जो है ज्यादा होंगे, और जो लैग वाले हैं, है ना, उसका जो है स्लोप कम होंगे। स्लोप ऑफ लैग, और यहाँ पे स्लोप ऑफ लॉग फेज, है ना। लॉग फेज में स्लोप ज्यादा है ना, अगर इसको हम ऐसे बढ़ा के देखें, और लैग फेज वाले जो है स्लोप वो को कम है। अब ये ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग देखेंगे, ऐसा ऐसा क्यों होता है। अचानक जो है ये स्लोप धीरे 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 ऐसे रहता है और अचानक स्लोप क्यों हो जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो पहले यहाँ पे कह रहा है हेयर बोथ द प्रोजेनी सेल डिवाइड माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। और इस तरीके से हर एक सेल माइटोटिक सेल डिवीजन में जाएगा और हर एक सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखता है, और ये कंटिन्यूसली जो ऐसा करते रहता है। हाउएवर विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, सप्लाई न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है नेचर में, है ना, अनलिमिटेड तो होता नहीं है। तो ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू a stationary phase,
तो न्यूट्रिशन की आपकी या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो फिर सारे सेल जो है एक तरह से देखा जाए तो सरवाइव नहीं करेंगे, है ना, तो वो मरने लगेंगे। तो फिर एक स्टेशनरी फेज आ जाता है जहाँ पे जो है टाइम भले ही बढ़ रहा हो, बट नंबर ऑफ जो है सेल्स या लेंथ अगर हम उसकी बात करें तो नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उसको बोल देते हैं स्टेशनरी फेज, है ना, उसको बोल देते हैं स्टेशनरी फेज। तो जैसे ये हो गया, तो ये हो गया आपका लैग, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हो गया लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। और फिर ये वाला जो पार्ट होते हैं, ये आपका सेचुरेशन वाला वाला। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टेशनरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग भी स्टेशनरी ही लिख देते हैं यहाँ पे। है ना, स्टेशनरी फेज हो गए। यहाँ पे वो ग्रोथ जो है ना, रुक जाते हैं और एक फिर से अगेन कांस्टेंट हो जाता है, और फिर वो डिक्लाइन फेज में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लॉट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपका टाइम इधर दिखा रहा है, इधर में आपका साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन दिखा रहा है, और यहाँ पे लैग फेज दिखाया, यहाँ तक आपका लैग फेज है। और फिर यहाँ से, है ना, यहाँ से देखा जाए तो ये धीरे से फिर से एक्सपोनेंशियल फेज में चला गया, और फिर यहाँ पे आपका ये स्टेशनरी फेज में चला गया। तो ये लिनियर क्यों नहीं हुआ, समथिंग ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना, ये इस तरीके से जो है एस शिफ्ट क्यों लिया, तो इसका नंबर, है ना, या वेट की बात करें या नंबर ऑफ जो है ये साइज का जो लेंथ है उसकी अगर बात करें, तो हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे जो है हो रहा है। ये एस शेप कर्व देखने को क्यों मिलता है ना। तो ये चीजें अगर हम यहाँ पर देखें तो दो ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पर टाइम जो है मान लेते हैं, है ना, टाइम मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये मान लेते हैं 5 है ना। टाइम इन आवर में दिया हुआ है, ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। और इधर मान लेते हैं लेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है, या सेल, अल्टीमेटली सेल का नंबर अगर हम यहाँ पे काउंट करें, है ना, तो इधर मान लेते हैं कि ये आपका इनिशियली मान लेते हैं ये यहाँ पे, इनिशियली यहाँ पे मान लेते हैं ये 5, और फिर एक टाइम इंटरवल के बाद जब ये 1 पे होगा तो समथिंग ये आपको यहाँ पे मान लेते हैं 10, फिर यहाँ पे मान लीजिए 15, फिर यहाँ पे मान लीजिए 20, फिर यहाँ पे मान लीजिए 25। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो समथिंग इस तरीके से इंक्रीज देखने को मिलेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये उतना ही इंटरवल में आपका ऐसे, है ना, फिर जो है ये आपका यहाँ पे आ गया, तो ये आपका ऐसे हो गया, फिर जो है ये इतना गया, तो ये आपका
ऐसे गया है ना। तो समथिंग इस तरीके से जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये आपको एक लीनियर कर्व जो है मिलता है, क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल पे ये मान लेते हैं जीरो, जीरो से एक के बीच में, है ना। जीरो पे तो ये ऑलरेडी पाँच था, जीरो से एक के बीच में ये पाँच इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, पाँच। फिर एक से दो, है ना, एक घंटे में, वन आवर में मान लेते हैं, फिर वन आवर में, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक वन आवर, फिर यहाँ से यहाँ तक वन आवर, फिर यहाँ से यहाँ तक वन आवर। तो हर एक आवर में पाँच इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे पाँच इंक्रीज हो जाएगा, 10 से 15, 5 से 10, पाँच मान लेते हैं कि लेंथ है या नंबर ऑफ सेल मान लें। तो पहले 5 सेल था तो अब 10 सेल हो गया, 10 सेल से जो है ये 15 सेल हुआ, समथिंग ऐसा मान है ना। और फिर अ, एक घंटे में फिर ये 15 से 20 हो गया, तो 5 सेल मान लेते हैं, फिर से बढ़ गया जो है। और फिर जो है 20 से 25 में मान लेते हैं कि पाँच जो है आपका सेल बढ़ गया। तो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स या लेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया अरिथमेटिक ग्रोथ, है ना। ये आपका अरिथमेटिक ग्रोथ जो है यहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला। ये अरिथमेटिक है ये वाला। अब हम यहाँ पर आते हैं, है ना। यहाँ पर हम देखें जियोमेट्रिक ग्रोथ में, तो ये अगर हम मान लेते हैं उतना ही आवर ले लें, वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, ये आपका फाइव, ये आपका सिक्स, ये आपका मान लेते हैं सेवन, ऐसे करके आगे चलते जाएगा। और ये मान लेते हैं कि आपका फाइव, तो यहाँ पे था, मान लेते हैं कि ये दो ले लेते हैं, है ना। ये इधर दो लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगा करने में, है ना। यहाँ पे ये एक था मान लेते हैं, है ना, एक हो गया। अब ये एक घंटे, जीरो पे ये एक था, अब जीरो से एक हुआ तो ये मान लेते हैं ये दो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, समथिंग ऐसा। तो ये ऐसे इंक्रीज करेगा। और दो, फिर एक घंटे में ये दो से चार हो गया, तो मान लेते हैं ये आपका चार है, तो समथिंग जो है वैल्यू यहाँ पर आएगा ऐसे। उसके बाद फिर एक घंटे के बाद ये तीन होगा तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आठ हो जाएगा, है ना, समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो ये कर्व जो है कैसे ऐसे, है ना, एस शेप का ले रहा है। फिर ये चार होगा तो फिर जो है ये कर्व फिर ऐसे जाएगा, है ना, एक्सपोनेंशियली जो हो रहा है। तो पहले जो है ये ऐसे गया और फिर जो है कर्व ऐसे हो जाएगा, और फिर एक टाइम के बाद जब न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हो जाएगा तो फिर इसका ग्रोथ सेचुरेट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ जो है आपको बनता है। तो ये चीजें आप समझे होंगे कि क्यों इसमें एस शेप बन जाता है और अरिथमेटिक वाले में, है ना। अरिथमेटिक वाले में जो है वो क्यों जो है लीनियर बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक खास इंटरवल पे कांस्टेंट रेट से ग्रो हो रहा है। बट ज्योमेट्रिक जब ग्रोथ होंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट टाइम इंटरवल में लेंथ या नंबर ऑफ सेल्स, है ना, रैपिडली इंक्रीज होता है ना। ये कांस्टेंट ग्रोथ नहीं होता है वो,
है ना, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि 1 से 2, 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 4 से सीधे, है ना, डबल होते जा रहा है। ऐसा नहीं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे एस शेप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम अब बात करें, तो स्टेशनरी फेज क्यों आता है? क्योंकि आपका न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड होने की वजह से ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज, और वो स्टेशनरी फेज अटेंड कर लेता है। तो नेचर में जो है न्यूट्रिएंट एक लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए, है ना, सारे सिस्टम में ग्रोथ आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, एस शिफ्ट जो है। If we plot the parameters of growth against time, we get a typical sigmoid और S curve। जब हम, है ना, एक टिपिकल ग्राफ जो है बनाएंगे, है ना, ये एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो एक टिपिकल सिग्मोइड कर्व जो है हमको देखने को मिलता है। A sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in a natural environment। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि जो सिग्मोइड कर्व है इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट में मिलते हैं, वहां पे ग्रोथ आपका सिग्मोइड ही देखने को मिलता है। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट के हर एक सेल्स की बात करें तो भी वहाँ पे इसी तरह का ग्रोथ मिलेगा। टिश्यू की बात करें तो हाँ, वहाँ पे भी आपको इसी तरह का एस शेप का कर्व मिलेगा। या फिर ऑर्गन का ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे भी नेचुरल इन्वायरमेंट में एस कर्व ही देखने को मिलेगा। कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल? व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन द ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी? अगर सीजनल एक्टिविटी होंगे तो वहाँ पे जो ग्रोथ होते हैं वो जे शेप्ड का हो जाता है ना, वो जो है ऐसे करके जे शेप्ड का ग्रोथ मिलता है ना, जे शेप्ड का। क्योंकि सीजनल ग्रोथ में एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे, है ना, एक ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर सीजन में। जैसे बरसात उरसात देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप इंसेक्ट का अगर इन ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एकाएक एकदम ना इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे विथ टाइम जो है आपका ऐसे ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ऐसे एकदम से, है ना, कर्व ले लेता है। ये शेप्ड का कर्व आपको देखने को मिलेगा जो, ऐसा जो है जे शेप सिग्नल कंडीशन में जो। तो ये है द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जो हमको एक्सप्रेस करना होगा, तो कैसे ग्रोथ को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे? तो W1, यानी कि यहाँ पे फाइनल साइज को हम वेट या हाइट या नंबर की अगर बात करें, है ना, तो मान लेते हैं वो W से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हम लोग मान लेते हैं W1, और जो इनिशियल साइज है ना, उसको हम लोग W0 मान लेते हैं। और R जो है वो ग्रोथ रेट है, T मतलब टाइम है, और E जो है वो बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम होते हैं। तो जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे W1, यानी कि जो फाइनल ग्रोथ है, इक्वल टू W0 ई टू द पावर आपका RT हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आगे है, here R is the relative growth rate and is also the measure of the ability of the plant to produce new plant material। यहाँ पे जो R है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट तो बता ही रहा है, and also the measure of the ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index।
तो यहाँ पे जो आर है इसको हम लोग, है ना, एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं कि वो कितने जो है नया प्लांट मटेरियल बनाने की क्षमता रखता है। एफिशिएंसी इंडेक्स, आर को यहाँ पे एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। हेंस द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज, है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल साइज W नॉट पे डिपेंड करता है। उसके बाद है आगे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, है ना। यहाँ पे फिगर के बारे में अगर देखना हो तो एन आइडियलाइज्ड सिग्मोइड ग्रोथ कर्व टिपिकल ऑफ सेल्स इन कल्चर, है ना। सेल्स को जो है, जो कल्चर कर रहे हैं वहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड मे हायर प्लांट एंड मेनी हायर प्लांट एंड प्लांट ऑर्गेन। तो सेल जो कल्चर में ग्रो कर रहे हैं उसकी बात करें, या मैनी हायर प्लांट्स, है ना, उसकी बात करें, या फिर प्लांट ऑर्गन्स की बात करें, वो सब का जो है इसी तरह का कर्व देखने को मिलता है नेचुरल कंडीशन में। अब आगे है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इन टू वेज। quantitative comparison between the growth of living system, है ना, लिविंग सिस्टम के बीच में क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अगर करना है तो हम दो तरीके से करते हैं। आल्सो बी मेड इन टू वेज। दो कंपैरिजन जो है वो तरीका कौन कौन सा है? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ, यानी कि पर यूनिट टाइम में, है ना, कितना ग्रोथ हुआ। मेजरमेंट ऑफ एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में एब्सोल्यूट यानी कि जो आपका ग्रोथ हुआ वो कितना हुआ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ हम मान लेते हैं, है ना। तो फाइनल ग्रोथ पर यूनिट टाइम में, तो फाइनल माइनस फाइनल ग्रोथ, या इसको शॉर्ट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ग्रोथ फाइनल माइनस ग्रोथ इनिशियल, है ना। आप पर यूनिट टाइम तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना, इतना जो है ग्रोथ हुआ। तो अगर मान लेते हैं कि ये पहले था, अगर किसी का एग्जांपल लीफ की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं कि ये 50 या 100 मान लेते हैं। अब पहले का था जो है वो आपको वो 50, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर या समथिंग, कोई भी यूनिट आप ले सकते हैं। एरिया यहाँ पे ले लिए। अब मान लेते हैं 1 आवर में, है ना, पर आवर। तो 1 आवर में मान लेते हैं कि आपका इतना ग्रोथ हुआ, ठीक है। यहाँ पे टाइम अगर हम डिवाइड कर दें, 1 आवर ही अगर हम ले लें, या कोई भी टाइम ले लें आप, टी टाइम में जो है, तो कितना होगा ये आपका, एक तरह से देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है टी टाइम में आपका पर यूनिट टाइम में जो है इंक्रीज देखने को मिला ना, इतना। यहाँ पे अगर वन वैल्यू ले, वन अगर टाइम को 1 आवर कर दें,
टाइम को आप यहाँ पे 1 कर दें, है ना, 1 आवर में इसी तरह से समथिंग ऐसे पर आवर जो है आपका इतना इंक्रीज हुआ। और दूसरा अगर आप ग्रोथ अगर देखें तो मान लेते हैं कि ये 55 है और ये 50 है। तो वही 1 आवर में ही अगर हम बात करें, है ना, 1 आवर में तो कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक एग्जांपल जो हम लोग दे रहे हैं वो 5 से 10 लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे इसको 5 से 10 कर दें तो ज़्यादा फिर कंपैरिजन करने में अच्छा रहेगा। ये एक का कंडीशन है ना, ये ए का कंडीशन ऐसे है और बी के केस में मान लेते हैं ये 55 फाइनल था और माइनस जो है इनिशियल जो आपका 50 था। तो यहाँ भी जो आपका चेंज देखने को मिला वो 5 ही देखने को मिला पर आवर, है ना, जो है पर आपका आवर 5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिला। तो दोनों का जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो सेम है, दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ यहाँ पे सेम है। अब कह रहा है द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस दैट इज पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। कह रहा है पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर के कंपैरिजन में जो है वो कितना चेंज हुआ, तब उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना, पहले की तुलना में कितना। ये चीजें ध्यान रखना है, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, है ना, और यहाँ पे कह रहा है पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम होगा तो वहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, है ना। और यहाँ पे अगर हम इनिशियल पैरामीटर के अगर हम के पर यूनिट जो है हम इनिशियल पैरामीटर लें तो वहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। तो वो चीजें क्या है, वो चीजें हैं मान लेते हैं कि कोई इनिशियल ग्रोथ, मान लेते हैं ये ग्रोथ है आपका इनिशियल, ये ग्रोथ इनिशियल मान लेते हैं आपका ये 5 था, है ना, और जो ग्रोथ आपका फाइनल था वो आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, ये आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब कह रहा है रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ, ये एक कंडीशन के लिए, है ना, कंडीशन ए, या इसका जो है ये बता रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कह रहा है कि फाइनल 10, यानी कि ये इसको अगर फॉर्मूला में अगर लिखेंगे तो समथिंग ऐसा लिखेंगे GF माइनस जी इनिशियल, है ना, और पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर का मान लेते हैं, फिर हम मान लेते हैं GI, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 5, ठीक है, सेंटी स्क्वायर बाय आपका इनिशियल 5 है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा
5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 1। कितना वैल्यू आया आपका? 1। रिलेटिव ग्रोथ की बात अगर करें तो अब केस अगर हम बी ले लें, है ना, अगर हम केस बी ले लें, मान लेते हैं ये बी अगर हम केस ले लें, यहाँ पे अगर हम ग्रोथ फाइनल की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं कि 55 था, और ग्रोथ इनिशियल की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं 50, है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगा? ये हो जाएगा आपका जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, है ना, जी इनिशियल बटे इनिशियल पैरामीटर, तो यानी कि जी आई ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 55। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ का साइज की अगर हम बात करें तो, एरिया की बात करें तो तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम परसेंटेज में अगर हम बदलें, है ना, तो अगर परसेंटेज में अगर इसको बदलें तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 100, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10%। 10% आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम इसको परसेंटेज की अगर बात करें तो 1/100, है ना। तो ये आपको 100% जो है ग्रोथ देखने को मिला, रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ये चीजें आप कैलकुलेशन समझे होंगे कि कैसे जो है रिलेटिव ग्रोथ निकाला जाता है। रिलेटिव ग्रोथ जब हम निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करके, और उसको इनिशियल का जो पैरामीटर है, इनिशियल जो ग्रोथ था उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन जब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालना होता है तो उसमें फाइनल माइनस इनिशियल करके, है ना, और कितने समय में वो चेंज हुआ, सिंपल, है ना। तो अब यहाँ पर हम ये डायग्राम देखेंगे तो अब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक लीफ है, उसका इनिशियल जो सरफेस एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लीफ ए का। और दूसरा जो लीफ है उसका इनिशियल जो है आपका सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना। Both leaves A and B have increased their area by 5 centimeter square in given time to produce A dash and B dash। तो यहाँ पर अगर हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ निकालना चाहेंगे तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, है ना, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि कोई टाइम इंटरवल में, टी टाइम इंटरवल में कितना है। तो सिंपली पर यूनिट टाइम अगर निकालना चाहें
तो यानी कि 1 आवर की बात अगर हम कर लें, 1 घंटे में, तो ये कितना इंक्रीज हुआ आपका, है ना, इन 1 आवर की अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये 1 आवर में आपका हो गया। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, तो ये मान लेते हैं कि 1 घंटे में आपका ये फाइनल था आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया, और माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा फाइनली, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ 1 घंटे में, मान लेते हैं। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ अगर बी की बात करें, है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 55 स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी इन 1 आवर मान लेते हैं, है ना। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ ए एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ बी, दोनों का वैल्यू कितना आया, 5, है ना। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ ए का बराबर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ बी, है ना। ये दोनों का बराबर 1 ही घंटे में, इन 1 आवर, लेट्स से इन 1 आवर, है ना। लेकिन जब हम रिलेटिव ग्रोथ अगर निकालने की बात करेंगे, तो यहाँ पे वही कैलकुलेशन जो अभी इससे पहले किए थे। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनिशियल पैरामीटर यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे इनिशियल पैरामीटर जो इनिशियल ग्रोथ था वही लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और इसको परसेंटेज में अगर इन परसेंट में निकाल लेंगे तो, तो फिर क्या करेंगे, इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, अब 5 अपन हो जाएगा, तो ये आपका, है ना, 5/5 इंटू 100 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा आपका 100। ये कट जाएगा, तो 1 से 100% हो जाएगा। और यहाँ पर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ बी का अगर निकालें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय, है ना, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंटू आपको 100 करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/50, है ना। और जब इन परसेंट में करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 2, ये हो जाएगा 10%। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ बी का जो है वो 10% है, और रिलेटिव ग्रोथ ऑफ ए का जो है वो 100% है ना। परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो, नहीं तो सिंपल इसका 1 वैल्यू आएगा और इसका 0.1 वैल्यू आएगा आपका, है ना। तो हम लोग दो तरीके से जो है आपका क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ये बड़ा आसान नहीं है समझना, और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन दो तरीके से, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट
है ना। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अगर करना है ग्रोथ, है ना, ऑफ लिविंग सिस्टम, तो वो आपका दो तरीके से हो सकता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम इस लिस्ट में अगर हम बात करें ए वाले में और बी वाले में, तो दोनों का बराबर है ना, एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ ए बराबर एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ बी, क्योंकि दोनों में उतना ही समय में, है ना, कितना ग्रोथ हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिला। यहाँ पर भी जो चेंज देखने को मिला वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस मिला। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ बराबर है, लेकिन जब हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो ए वाला 100%, 5 से 10 सीधे डबल हो गया, और यहाँ पे 50 से मात्र 55 हुआ, यानी कि ये डबल नहीं हुआ, ये मात्र इसका 10% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ देख रहे हैं तो 100% इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे मात्र रिलेटिव ग्रोथ आपका 10% ही इंक्रीज हुआ। तो ये दोनों जो है पैरामीटर है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करने के लिए, है ना। किसी भी लिविंग सिस्टम के ग्रोथ का जो है कंपैरिजन अगर करना है तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालते हैं तो वहाँ पे पर यूनिट टाइम करते हैं, है ना, और जब रिलेटिव ग्रोथ निकालते हैं तो चेंज जितना हुआ और उसको इनिशियल पैरामीटर से डिवाइड करते हैं, टाइम से यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये है। अब आगे है, टू लीव्स ए एंड बी आर ड्रॉन दैट आर डिफरेंट साइज बट शो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया, है ना, इन द गिवन टाइम टू गिव लीव्स ए डैश एंड बी डैश हो गया था। हाउएवर one of them show much higher relative growth rate, which one and why। अब कह रहा है कि किसमें ज्यादा देखने को मिला, तो स्वाभाविक है ए वाला में जो रिलेटिव ग्रोथ रेट था वो ज्यादा था, और जो बी वाला में था उसमें भी आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट कम देखने को मिला। ये कैलकुलेशन से हम लोग देखें। अब है कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ, छोटा सा टॉपिक है, इसको रीडिंग फटाक से दे देते हैं। Why do you not try to write down that you think are necessary conditions for growth, है ना। तो कौन कौन सा नेसेसरी जो है कंडीशंस हैं उसको आप खुद से लिस्ट डाउन कर सकते हैं, लिस्ट लिख सकते हैं। दिस लिस्ट में हैव क्या क्या हो सकता है, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एज, है ना, ये सब चाहिए एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ। ये सब जो है एसेंशियल एन एलिमेंट है ग्रोथ के लिए। द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट, प्लांट जो ग्रोथ हो रहा है वो उसमें सेल इनलार्जमेंट हो रहा है, विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर। तो इनलार्जमेंट होगा तो मान लेते हैं कि ये आपका सेल है, और ये सेल आपका बढ़ कितना हो गया, तो स्वाभाविक है इसमें, है ना, वाटर की जरूरत है। इंक्रीज होंगे साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, तभी तो सेल का साइज बड़ा होगा। अब आ रहा है आगे, टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। जब इसमें वाटर जाएगा सेल टर्जिड होगा, तो फिर इसका एक्सटेंशन होगा, है ना, सेल जो धीरे धीरे बड़ा होने लगेंगे। दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड, सॉरी इंटीमेटली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। तो वाटर का स्टेटस, यानी कि जहाँ पे प्लांट ग्रोथ कर रहा है वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में या उस जगह पे पानी का मात्रा कितना है, कम है या ज्यादा है ना। एक ऑप्टिमम वाटर रहेगा तब तो प्रॉपर ग्रोथ होगा, लेकिन वाटर का कमी हो जाएगी तो फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। वाटर आल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर द ग्रोथ। वाटर रहेंगे प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में, तभी जो है बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होंगे, बहुत सारे, है ना, प्रोडक्ट बनेंगे टूटेंगे। उसके लिए पानी होना जरूरी है ना।
कि ये मीडियम प्रोवाइड करता है बहुत सारे एंजाइम को काम करने के लिए। ऑक्सीजन हेल्प्स इन द रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। तो ऑक्सीजन जो होता है वो हेल्प करता है इन रिलीजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्टिविटी। द रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़े थे कि कैसे जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एटीपी बनाने के लिए, मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए। तो वो रेस्पिरेशन में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसका हम पहले ही रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत सारे जो है टॉपिक्स पढ़े थे, है ना। उसमें एटीएस देखे थे, क्रेब्स साइकिल देखे थे, ग्लाइकोलाइसिस देखे थे, लिंक रिएक्शन देखे थे, और कैलकुलेशन भी किए थे कि अगर ऑक्सीजन रहेगा, है ना, फर्मेंटेशन पढ़े थे, एरोबिक कंडीशन में जो है आपका एटीपी कितना बनता है और एरोबिक कंडीशन में कितने एटीपी बनेंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। आगे है न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है, उसमें मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट है। मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए आपका आ, उसका जो कंसंट्रेशन, और माइक्रो मतलब कम, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, जो एसेंशियल एलिमेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स भी आपको चाहिए, आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना। सिंथेसिस करना है प्रोटोप्लाज्म का, तो इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपका एनर्जी का सोर्स के रूप में भी काम करता है। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ना। हर प्लांट जो है उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ करने के लिए। अगर उससे कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। कह रहा ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सुटेड फॉर इट्स ग्रोथ, है ना। जहाँ पे सुटेबल टेम्परेचर एक होता है जहाँ पे उसका प्रॉपर ग्रोथ हो पाता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। अगर उस टेम्परेचर से हम डेविएशन करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे, तो फिर डेट्रीमेंटल, है ना। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल हो सकता है इट्स सर्वाइवल के लिए, हानिकारक, घातक, है ना। तो प्लांट के सर्वाइवल के लिए वो टेम्परेचर कम होना या ज़्यादा होना, है ना, ये अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, बैडली अफेक्ट करेगा एक तरह से। Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases and stages of the growth। तो आपका कह रहा है कि इन्वायरमेंटल जो सिग्नल्स है, जैसे लाइट एंड ग्रेविटी, है ना, ये सिग्नल की तरह काम करता है। ये भी जो है आपको अफेक्ट करता है सर्टेन फेजेज एंड स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ के किसी न किसी फेज में, किसी न किसी स्टेज में लाइट एंड ग्रेविटी का एक अपना रोल है, ये भी कहीं न कहीं, है ना, ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो ये था कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, है ना। अब आगे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग यहीं पे लेक्चर समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, और उससे फर्दर जो टॉपिक्स है उसको भी देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक्स।